हजारों साल पहले की दास्तान है। एक सुनहरी हरी भरी भूमि से, जहां गंगा की पवित्र धारा बहती है, एक खूबसूरत राजकुमारी ने जन्म लिया। सीता। सीता का बचपन बिहार की गोद में ही बीता। बिहार की इस बेटी में अद्भुत और ज्वलंत शक्ति थी। अयोध्या के राजकुमार राम ने उनका हाथ स्वयंवर में जीता और बिहार की पावन धरती पर शुरू हुआ दुनिया का सबसे महान महाकाव्य रामायण। राम ने रावण को पराजित किया और सीता को मुक्त किया, पर सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सीता को एक भी चिंगारी छू न सकी, पर राम ने प्रजा का मान रखने के लिए सीता को राज्य से निकाल दिया। अकेली सीता ने बड़ी हिम्मत से जंगल में अपने जुड़वां बच्चों को पाला। बरसों बाद जब राम ने सीता को वापस बुलाया तो सीता ने जाने से इनकार कर दिया। सीता ने फैसला किया कि जिस धरती से वो उभरी थी उसी धरती में समा जाएगी। बुलंद हौसले वाली सीता बिहार की एक प्रगतिशील स्त्री थी, एक अकेली मां जिसके लिए जन्मभूमि में समा जाना अपने पति के पास लौटने से ज्यादा अहम था। सीता एक बिहारी भूमिपुत्री, जिन्हें आज भी पूरे विश्व में श्रद्धा से पूजा जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार बिहार की सबसे लोकप्रिय कला मधुबनी या मिथिला चित्र परंपरा की शुरुआत सीता के विवाह से ही हुई थी। जब सीता के पिता राजा जनक ने महिलाओं को अपने घरों के दीवारों पर रंग चित्र रचने को कहा। मिथिला पेंटिंग के सबसे पारंपरिक चित्र रामायण के ही हैं। सीता की शक्ति बिहारी मैथिल महिलाओं में आज भी पाई जाती है। एक चित्र बनाती, दूसरी रंग भरती और इसी तरह ये महिलाएं अनोखे बंधन में बन जाती। तो चाची उची बना रहे हैं, हम लोग देखे हैं, हम अपने नज़र में खूब गड़ा के बैठ के देख लिए, फिर जाके एक लकीर घर में बना लेते हैं। जब सब तब उ सब बनबै छलखिन हैं महासुंदरी देवी, तो ठाढ़ भऽ कऽ देखै छलै, उनके घर में काज करै छलै, दाई के काज करै छलै तहिया, तो देखते देखते हम सीख लेलहुँ। महासुंदरी देवी ने अपनी देवरानी कपूरी और अपनी दाई दुलारी को चित्रकला सिखाई। फिर दाई दुलारी ने यह गुर महासुंदरी की बहू आभा को सिखाया। इसी तरह यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। मिथिला चित्रकला घरों के दीवारों में सिमटकर बिल्कुल गुमनाम थी। बिहार की मैथिल महिलाओं ने 1960 के अकाल के बाद ये पेंटिंग्स कागज पे बनाना शुरू किया। मर्दों और परिवार वालों के विरोध के बावजूद इन महिलाओं का हौसला नहीं टूटा और इन्होंने मिथिला पेंटिंग को रोजगार का जरिया बनाया। कि जैसे कि हमारी सास बिगड़ गई, जो कहाँ कहाँ का आदमी को घर घुसाते हैं। लोगों को बहुत ताने सुनने पड़े शुरू में, लेकिन वो लोग पूरा बोले नहीं, हमको आगे जाना ही होगा। हम मतलब भूखे यहाँ की महिलाएं मर रही हैं, हमारे हाथ में कला है, हम देख रहे हैं कि इस कला से हमारा कुछ आ सकता है, स्वावलंबन हो सकता है हमारा, तो हम क्यों नहीं निकलेंगे। मिथिला पेंटिंग अब दो नए रूप में नजर आती है। एक तरफ सामूहिक शिल्प, दूसरी तरफ लोक कला से एक व्यक्तिगत कला बनकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रही है। मधुबनी की एक कलाकार शालिनी कुमारी ने हाल में ही सैन फ्रांसिस्को में अपनी कला का प्रदर्शन किया। बिहार की विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एक प्रगतिशील कला की धारा है जो अपनी यात्रा में अनगिनत स्त्रियों को सक्षम बना रही है। मौर्य वंश के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की 700 महिला अंगरक्षक थीं। उन्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि सम्राट के प्रति महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा वफादार माना जाता था। मगध पर नंद वंश का शासन था। सिर्फ 11 साल के चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर अपना हक जताया। चतुर चाणक्य ने इस नन्हे बालक को महान कार्य के लिए तैयार करने का निर्णय लिया।
कूटनीति में निपुण चाणक्य एक ब्राह्मण आचार्य नंदो द्वारा बुरी तरह अपमानित हुए थे। ये ब्राह्मण अपनी शिखा खोलता है, मैं तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को पाटलिपुत्र से जड़ समेत उखाड़ कर फेंक नहीं देता। नाश हो तेरा, नाश। चाणक्य के चतुर मार्गदर्शन ने अलेक्जेंडर की सेना से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आक्रमण को टाला। जल्द ही चंद्रगुप्त मौर्य नंद शासकों को हराकर 20 साल की उम्र में राजा बने और मौर्य शासन की स्थापना हुई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण क्षेत्र को अपने अधीन किया। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण एशिया के प्रथम सम्राट बने। भारत का सबसे पहला वास्तविक साम्राज्य मौर्य बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ और इस साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी कि आधुनिक पटना शहर। विशाल मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चाणक्य के अर्थशास्त्र की नीतियों पर आधारित था। अर्थशास्त्र राजनीति और कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ। व्यवसाय और खेतीबाड़ी का विकास हो रहा था, इसीलिए केंद्रीकरण और कर व्यवस्था जैसी आधुनिक नीतियां लागू की गई। साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त ने धर्म की शरण ली। कहा जाता है उन्होंने जैन धर्म को अपनाकर अपने गद्दी को त्यागा और जीवन के आखिरी वर्ष एक भटकते तपस्वी बनकर बिताए। जैन धर्म का विकास बिहार की भूमि पर ईसा से पूर्व 6वीं सदी में हुआ। 24वें जैन धार्मिक गुरु भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया और 12 साल की घोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हर जीवित प्राणी जीना चाहता है और उन्हें जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जीवन की पवित्रता जैन धर्म का आधार है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जो बिहार की जमीन से उभरा। अहिंसा महावीर का मूल सिद्धांत। 30 वर्षों तक जगह जगह घूमकर महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। जैन भक्त चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे सुप्रसिद्ध सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी से पहले अत्याचारी अशोक के नाम से जाना जाता था। दरअसल अशोक युवराज नहीं थे। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए उन्होंने अपने भाइयों का वध करवा दिया। कहते हैं उन्होंने एक पूरे जनाना को जलाने का आदेश दिया था क्योंकि किसी एक स्त्री ने उनका अपमान कर दिया था। पटना का अगम कुआं वो जगह माना जाता है जहां अशोक लाशों को फिकवाया करते थे। जब कलिंग राज्य से उन्हें खतरे का एहसास हुआ तो अशोक ने उस पर आक्रमण कर दिया। कलिंग युद्ध एक भयानक मंजर था जहां गांव के गांव लूटे गए, सैकड़ों मासूमों की जाने गई, खून की नदियां बही। जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सामूहिक विनाश देखा तो उनमें एक महान बदलाव आया। अशोक ने तब बौद्ध धर्म को अपनाया और एक नया रास्ता चुना। उन्होंने विश्व के सबसे अहिंसक साम्राज्य की स्थापना की और जीवन भर अपनी प्रजा की भलाई के लिए अथक परिश्रम करते रहे। बौद्ध दर्शन के आधार पर अशोक ने धम्म नीति को स्थापित किया। अशोक के धम्म नीति ने उनके विशाल साम्राज्य के लोगों को सामाजिक, दार्शनिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर जोड़ा। अशोक ने दिखाया कि दुनिया को सोच और दर्शन से जीता जा सकता है, युद्ध और हिंसा से नहीं। वो दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने जिंदगी को इज्जत दी, इंसानों और जानवरों दोनों की जिंदगी। हर इंसान मेरी संतान है, उनका यही ऐलान था। बिहार के सर्वश्रेष्ठ पुत्र अशोक ने दुनिया को नई रोशनी दी। इस दुनिया को त्याग कर नहीं, पर दिव्य सोच को साम्राज्य का नींव बनाकर। ऐसे ही बने वो महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक।
बिहार के इतिहास के सबसे बड़े प्रतीक। बिहार की धरती ने अपना नाम बौद्ध धर्म के बिहार से ही पाया है। मगध उस समय बुद्ध भगवान के टाइम में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम था, बहुत ही पावरफुल किंगडम था, और यहाँ बहुत जितने भी टीचर्स थे सभी लोग यहाँ पैट्रोनेज मिलता था। तो बुद्ध भगवान भी एनलाइटनमेंट के लिए अपने कपिलवस्तु से यहीं पर आए। गौतम बुद्ध इंसानों के दुख दूर करना चाहते थे। अंततः उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दुखों को पार कर सुकून और शांति हम तब पा सकते हैं जब खुद की अंदरूनी शक्ति को पहचानें। अपने अंदर के बदलाव से ही हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बौद्ध धर्म ऊंच नीच या स्त्री पुरुष का भेद किए बिना पूरी मानवता को ज्ञान प्राप्ति का विश्वास दिलाता है। बिहार की भूमि से जन्मा बौद्ध धर्म विश्व में सबसे शांतिप्रिय और सहनशील धर्म माना जाता है। एक्चुअली बुद्ध भगवान को जो एनलाइटनमेंट हुई, सो इट इज सेड दैट द एनलाइटनमेंट वाज सो ह्यूज, द लर्निंग वाज सो बिग दैट बुद्धा फेल्ट दैट द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर द कंप्लीट टीचिंग्स। बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक सीख सारनाथ में दी। फिर बिहार में बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और 14 साल के बाद राजगीर की गृद्धकुट पहाड़ी पर अपने सबसे अहम और महत्वपूर्ण उपदेशों का ऐलान किया। लगभग सारे महायान सूत्र बुद्ध की गृद्धकूट प्रवचनों से ही उभरे हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए कई मुल्कों में अपने दूत भेजे। सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए कई राजाओं ने विश्व स्तरीय शिक्षा और बौद्ध ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाए। बौद्ध विरासत की लगभग सारी जानकारी हमें चीनी मुसाफिर फाहियान और ह्यून सांग की डायरियों से मिली। 5वीं सदी के गुप्त शासक द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे महान केंद्र था, जिससे प्राचीन इतिहास में बिहार का नाम उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों में दर्ज है। ईसा पूर्व 6ठी सदी के बिहार को यकीनन बड़ी सोच का युग कह सकते हैं। बौद्ध, जैन और लोकतंत्र, जी हां, लोकतंत्र। 6ठी शताब्दी में बिहार में वैशाली पर शासन करने वाले लिच्छवी राजाओं ने विश्व का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया। इसी वंश ने दुनिया की पहली लिखित संविधान की कल्पना की। आज भी बिहार की जमीन पर अवाम की आवाज गूंजती है जन आंदोलनों के रूप में। सन 1857 देश भर में बगावत का मौसम था। सिपाहियों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। बिहार में क्रांति की आग जलने लगी थी। उसी साल 3 जुलाई को पटना के एक किताब बेचने वाले पीर अली ने ब्रिटिश डेप्यूटी अफीम एजेंट पर हमला किया और उसे मार डाला। नतीजा, पीर अली और उसके 14 साथियों को फांसी। 25 जुलाई को दानापुर कैंटोनमेंट की 3 रेजिमेंटों ने बगावत की और कुंवर सिंह की लड़ाई में शामिल हो गए। देशी पलटनों की बंदूकें अब अंग्रेजों के हुक्म पर नहीं, हमारे हुक्म पर निशाने बांधेगी। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर जिले के 80 वर्षीय जमींदार पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आरा में लड़ रहे थे। 3 अगस्त को बीबीगंज में अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को पराजित किया, पर कुंवर सिंह के संघर्ष को रोक नहीं सके। कुंवर सिंह ने कुछ जमींदारों और जनता की मदद से जगह जगह अंग्रेजों पर आक्रमण किया। वो अंग्रेजों के सबसे कमजोर ठिकानों पर हमला करते और अपनी सेना को हमेशा आक्रमण के लिए तैयार रखते। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा किया। अंग्रेजों से वो जंग पर जंग लड़ते रहे। जब एक अंग्रेजी गोली उनकी बाह में लगी, कहते हैं उन्होंने अपना हाथ तलवार से खुद काटकर बहती गंगा को समर्पित कर दिया। और एक बाह के साथ ही 80 साल के हिम्मतवर कुंवर सिंह लड़ते रहे।
उनकी अटल बहादुरी के लिए इस बिहारी योद्धा को हम आज वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेज मालिकों का शोषण सहना पड़ रहा था। उन्हें जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। जब जर्मनी में केमिकल डाई बनने लगी, तब चंपारण के किसानों के नील की कोई पूछ नहीं रही। ना वे अपनी जरूरत के लिए अनाज उगा सकते थे, ना नील के लिए उचित दाम मिलते थे। मिलती थी सिर्फ भूखमरी, गरीबी और अंग्रेजों से बदसलूकी। नील किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए राजकुमार शुक्ला ने मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बुलाया। उनके आते ही अंग्रेज कलेक्टर ने उन्हें पहली ट्रेन से वापस जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने उनके हुक्म को नहीं माना। उन्हें न्यायालय बुलाया गया और मोतिहारी जेल में डाल दिया गया। वे जमानत पर छोड़ दिए जाते, पर गांधी जी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस की यह पहली झलक थी। गांधी जी को अंततः चंपारण में रहने की अनुमति मिल गई। यहां वे अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ भितिहरवा आश्रम में रहने लगे। महीनों गांव-गांव में घूमकर किसानों से मिलकर वे समस्या की जड़ तक पहुंचे। उन्होंने वहां गरीबों के उत्थान के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। स्वतंत्र होने से गांधी जी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से स्वाधीनता पाना नहीं था। उनका उद्देश्य हर इंसान की प्रतिष्ठा और विकास था। गांधी जी के सपनों का भारत एक आत्मनिर्भर, निडर भारत था। बिहार के चंपारण जिले में ही गांधी जी ने चरखा चलाने की परंपरा शुरू की। गांधी जी के नए प्रगतिशील और अहिंसक विरोध के प्रयास से नील किसानों की मांगें पूरी हुई और इस तरह गांधी जी का पहला अहिंसक शांतिपूर्ण विरोध यानी सत्याग्रह सफल रहा। सत्याग्रह एक क्रांतिकारी विचार, जिसकी पहली परीक्षा बिहार की धरती पर ही हुई। बिहार के जमीन पर बुद्ध द्वारा प्रज्वलित अहिंसा की ज्योति सम्राट अशोक से होती हुई महात्मा गांधी तक पहुंची। बिहार ने जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनगिनत महान स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व 12 वर्षों तक किया, जो श्रेय अभी तक किसी अन्य राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख भूमिका थी। भारतीय संविधान देश को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐलान करता है। पर करीब 1970 से स्वाधीनता और लोकतंत्र के आदर्शों की चमक धुंधलाने लगी थी। सालों साल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर केंद्रीय सरकार बनाती रही। भारत एक तरह से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा था। जनता भ्रष्टाचार और विकास की कमी से परेशान थी। वे पटना के ही विद्यार्थी थे जिन्होंने कांग्रेस राज के खिलाफ आवाज उठाकर क्रांति की शुरुआत की और मार्गदर्शन मांगा जयप्रकाश नारायण से। देश की ऐसी दुर्दशा के लिए कम से कम मैंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। लोकतंत्र को बचाने के लिए 72 साल के जयप्रकाश नारायण ने इस जन आंदोलन का नेतृत्व किया। एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रांति करना, नया बिहार बनाना और अंततोगत्वा नया भारत बनाना है। क्रांति की चिंगारी पूरे देश में भड़की और आपातकाल घोषित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हुए, पर वृद्ध जेपी को चुप नहीं कराया जा सकता था। आपातकाल रद्द कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण रिहा हुए और भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय सत्ता से निकाल दिया गया। बिहार ने संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी आवाज उठाई थी। जयप्रकाश नारायण ने इतिहास की सबसे अंधेरी रात में देश के लोकतंत्र को बचाया। वो हिंदुस्तान के आधुनिक इतिहास में लोकनायक के नाम से अमर हो गए। बिहार में सिंहासन के खिलाफ चुनौती देने की परंपरा है।
मुगल सल्तनत को सबसे बड़ी ललकार एक बिहारी से ही मिली, शेर शाह सूरी, बाबर की सेना का एक अफगानी जनरल। 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर अफगानिस्तान से बंगाल तक 6 साल शासन किया। सासाराम में शेर शाह का मकबरा आज भी खूबसूरत और शाही नजर आता है। शेर शाह एक अजीम बादशाह, काबिल सेनापति और महान शासक थे। ग्रैंड ट्रंक रोड की परिकल्पना से शेर शाह ने देश के 2 अलग अलग कोनों को जोड़ा। रुपया, पैसा और कस्टम ड्यूटी शेर शाह की देन है। उनकी राजस्व व्यवस्था अकबर ने भी अपनाई। शेर शाह के काल में इस्लाम के सुधारवादी सूफी संतों को बिहार में प्रश्रय मिला। 16वीं शताब्दी में शेर शाह और इस्लाम शाह जो अफगान शासक थे, उनके समकालीन एक संत थे, सूफी संत थे, शेख बुद्ध। उनकी विद्वत्ता और उनके प्रभावों का भी काफ़ी गुणगान लोग करते हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण नाम हम लोग देखना चाहें बिहार के संदर्भ में, तो वो शरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम है। और जिस सिलसिला से सूफियों की जिस संप्रदाय से वो जुड़े थे, यानी फिरदौसी सिलसिला, वो बिहार का सबसे लोकप्रिय सिलसिला भी। अब जहांगीर का ही एक गवर्नर इब्राहिम खान काकर, उसने मनेर में जो छोटी दरगाह बनवाई वो शाह दौलत का मज़ार है और इस क्षेत्र में मुगल कालीन स्थापत्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। मनेर की दरगाह पर यात्रा या तीर्थ करने के लिए बाबर आया था, सिकंदर लोदी आया था, महमूद तुगलक आया था। तो इसलिए दिल्ली के सुल्तानों से भी बिहार के सूफियों का संपर्क रहा। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में भी कई सूफी आकर बिहार में बसे। 14वीं से 18वीं शताब्दी का जो समय है, ये बिहार में सूफियों के इतिहास का सबसे गौरवशाली चरण है। बिहार की भूमि उनके लिए बहुत फर्टाइल भी थी, बहुत ही अच्छी भूमि थी, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू धर्म का आपसी सह अस्तित्व काफ़ी समय से, काफ़ी शताब्दियों से बना हुआ था। तो इस्लाम जैसे एक नए धर्म के लिए भी यहाँ एक जगह बनने में कठिनाई नहीं हुई। ख़ास तौर पर जब सूफियों ने इस्लाम का जो शांतिप्रिय रूप था, मानव सेवा और जन कल्याण की जो बातें इस्लाम के उपदेशों में थी, उसको प्रस्तुत किया। दुनिया की निगाहों में और अपना तो कहा तूने, दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने। इसी दौरान मुगलों से जद्दोजहद करती एक नई धर्म की धारा अपनी पहचान बदल रही थी, सिख धर्म। ईश्वर हर जगह है और जब सारे बंदे ईश्वर के शब्दों पर साधना करते हैं तो ईश्वर से एक हो जाते हैं। संत कबीर जैसे भक्त कवियों की बानी से पनपने वाला सिख धर्म हिंदू और इस्लाम के पुराने विचारों को चुनौती दे रहा था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। वे सिखों के आखिरी गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के वक्त में मुगलों और सिखों के बीच तनाव बढ़ते जा रहे थे। मुगलों से लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक बुलंद रूप दिया और एक नया भाईचारा शुरू हुआ, खालसा। आधुनिक सिख धर्म की सारी खासियत गुरु गोविंद सिंह की विरासत है। पंज कक्के, सिंह और कौर का उपनाम सब उन्हीं के समय में शुरू हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु थे। उन्होंने अपनी दिव्यता धर्म ग्रंथ को सौंपी। ग्रंथ साहिब बन गया गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का अनंत गुरु। बिहार की जमीन
हमेशा ही नई सोच और कला की लहरों को खुद में समेटती रही है। बिहार ने मुगलों की तहजीब को अपनी कला संस्कृति में शामिल किया। हमारे पूर्वज पंडित राधा कृष्ण करताराम मल्लिक जी, जिन्होंने सेनिया घराने से इस ध्रुपद परंपरा को तानसेन जी के नाती भूपत खां जी से उन्होंने ये संगीत की शिक्षा 22.5 वर्ष सीख के उन्होंने इस शिक्षा को 6 रागों को सिद्ध किया और वहीं से हम लोग के घराने में ये संगीत आया और हम लोग उस घराने के 13वीं पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिहार ध्रुपद संगीत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं यहाँ के स्वर कायनात को भी हिला सकते हैं। ऐसी ही एक दास्तान है। घोर अकाल के वक्त 2 गायकों ने मेघ मल्हार गाकर दरभंगा में बारिश करवाई। ये गायक भाई दरभंगा राज के दरबारी गायक बन गए। बेतिया नरेश, खास करके महाराज आनंद किशोर और महाराज नवल किशोर, ये दोनों सिर्फ आश्रयदाता ही नहीं थे बल्कि उच्च कोटि के बंदिशकार और प्रस्तोता भी थे। जब वहाँ राज खत्म हो गया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स हो गया बेतिया घराने का, राज परिवार का, तो वहाँ के जितने गवैये थे वो भी गुमनामी में चले गए। बेतिया घराने ने अपनी आवाज 1980 के दशक में फिर से पाई। अभी भी मैं जो बंदिशें गाता हूँ उसमें तानसेन जी के गुरु जी की बंदिश जो रचना है वो भी गाता हूँ और उनकी गुरु जी की जो रचना है उसको भी मैं गाता हूँ। बेतिया घराने में सिर्फ देवी देवताओं की स्तुति, पूजा, आराधना, इबादत, अल्लाह का इबादत, ये सब चीज़ें जो है इसका मुख्य रूप रेशमी शहर यानी भागलपुर, जिसने बड़ी मशक्कत से सदियों पुरानी रेशम बुनने की कला को बचाया है। शिल्प तो प्राचीन है, पर मुगलों के वक्त में रेशम बुनकरों ने खास पहचान बनाई। उस वक्त के जुलाहे को ये काम बांटा गया कि भाई आप कपड़ा बनाएंगे, और वो जुलाहे अंसारी में तब्दील हो गए और ये मैक्सिमम आज भी 95% हम कह सकते हैं कि अंसारियों के हाथ में ये कपड़ा बनाने का काम है। हम लोग बुनियादी चीज़ का है मेरे घर गांव में, ये सभी बाप दादे जितने भी निभे हैं सभी यही काम करते चले आए। भागलपुर तस्सर सिल्क के लिए मशहूर है। यहाँ कई गांव हैं जहां हर घर में हस्तकरघा है। औरतें आज भी पारंपरिक तरीके से ककून को अपनी जांघों पर रगड़ के सबसे कोमल और बारीक रेशम के धागे निकालती हैं। एक एक थान आज भी बुनकर बड़े संयम के साथ खुद डिजाइन करता है। इसके बुनावट में ही बुनकर की भूली दास्तान छुपी है। 1980 के दशक से हैंडलूम का इस्तेमाल कम होता जा रहा है और रेशम अब ज्यादातर पावरलूम के जरिए बनने लगा है। पावरलूम जस्ट लाइक मिल का कपड़ा बना सकती है, लेकिन हैंडलूम का कपड़ा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हाथ का बना हुआ है। आज भी जो उसका टेक्सचर है वो पावरलूम कभी नहीं दे सकता है। सदियों से चली ये बिहार की हस्तकरघा पूरी दुनिया के लिए
आज भी खूबसूरत रेशम बुन रही है। कला की एक धारा कभी-कभी ऐतिहासिक बदलाव के आंधी से उभर के आती है। पटना सिटी की गलियों की पैदाइश पटना कलम एक ऐसी ही नायाब कला की धारा थी। यह बिहारी कला मुगल मिनिएचर और यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल का अनोखा मेल था। मुगलों की साख गिर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत के मंसूबे लिए आगे बढ़ रही थी। औरंगजेब के काल में बेरोजगार चित्रकार मुर्शिदाबाद पहुंचे और वहां यूरोपियन पेंटर्स की कला से वाकिफ हुए। करीब 100 चित्रकार पटना सिटी की ओर चले, जो कि उस समय एक जीवंत व्यावसायिक केंद्र था। आसपास की जिंदगी से प्रेरित होकर ये चित्रकार गली बाजार के दृश्य और पात्र दर्शाते थे। सिर्फ बादशाह नवाबों के चित्र बनाने की परंपरा को वो बदल रहे थे। ये मिनिएचर चित्र बिना किसी सजावट के हैंडमेड कागज पर हल्के प्राकृतिक रंगों में रंगे जाते थे। ब्रिटिशर्स को जानकारी मिली कि यहाँ चित्र बनाते हैं, चित्रकार लोग हैं। इन लोगों से संपर्क किया उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा चित्र हमको चाहिए। तो वो चित्र मेनली भीख मांगने वालों का, गरीब लोगों का, इन लोगों का चित्र बनवाते थे वो। इनकी खरीदारी बढ़ी और ये चित्र यूरोप भेजे जाने लगे, जहां इस कला को खूब सराहना मिली। सन 1810 में पहले पटना कलम चित्रों की प्रदर्शनी इंग्लैंड में हुई और उन चित्रों को देखकर यूरोप के कला प्रेमियों को एक नई कला शैली के दर्शन हुए। देश के आजाद होने के साथ साथ पटना कलम खत्म हो गया। बहुत ढूंढने पर शायद कोई एकाध चित्रकार मिलेंगे जिन्होंने पटना कलम की याद को कायम रखा है। बिहार का पटना कलम दुनिया की कला विरासत का एक खजाना है, जो विश्व के कई प्रसिद्ध म्यूजियम्स में शान से प्रदर्शित है। बिहार की धरती किस्से, कहानियों, मंदिरों और संगीत की हलचल से सारा बोर है। बिहार की इस खुशबू और रंग का सबसे बेहतरीन नमूना है गया शहर। गया का विष्णुपद मंदिर प्राचीन है। कहते हैं गयासुर राक्षस, जिससे गया शहर ने अपना नाम पाया, विष्णुपद मंदिर के नीचे लेटा है। गयासुर के शरीर को छूकर इंसान स्वर्ग जा सकता है। गयासुर की असाधारण शक्तियों से भगवान विष्णु डर गए और उसको अनंत काल के लिए जमीन पर लिटा दिया। पर गयासुर को एक वर मिला, एक मुंड और एक पिंड, कि जिस प्राणी का पिंडदान आपके चरण के ऊपर में हो, वही जो है ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक को वास करेंगे। और शमशान घाट में एक डेड बॉडी आनी चाहिए हर रोज। अगर ये नित्य क्रिया नहीं हुई तो मैं उठ करके खड़ा हो जाऊंगा। तो ये भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिए, बोले एवं मस्तु। और तब से बिहार के इस मंदिर में शुरू हुई अंतिम संस्कार की प्रथा। लगभग 300 साल पहले इंदौर की रानी अहिल्या ने विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर बनाने के लिए रानी ने राजस्थान से 300 शिल्पकारों को बुलवाया, जो परिवार सहित गया के पास पत्थरकट्टी गांव में बस गए। यहाँ बसने का मेन कारण ये हो गया कि जब हमारे पूर्वज यहाँ आए तो सबसे पहले पत्थर का चुनाव किया गया कि भाई उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों एक ही राज्य थे। तो हमारे पूर्वज तीनों स्टेट माने पूरे सब जगह गए और जाने के बाद पत्थर की माने खोज हुई कि सबसे टिकाऊ और सबसे मजबूत पत्थर माने कौन सा है। तो सब जगह जाने के बाद ये जो पहाड़ी है पत्थरकट्टी की, इस पहाड़ी का जो पत्थर है वो माने समझ लीजिए कि इंडिया में इसका जोड़ा नहीं है। सारा माने मंदिर यहीं तैयार हो गया और नक्शे के आधार पर वहाँ ले जाके जोड़ दिया गया। तो जब हमारे पूर्वज आए थे उस समय मूर्तियाँ नहीं बनती थी। हमारे यहाँ पात्र बनते थे जो आपके सामने वो रखे हुए हैं, लोटा है, कटोरा है। देश आज़ाद होने के बाद यहाँ मूर्ति का काम शुरू हो गया है। बिहार के पत्थरकट्टी गांव में बनी खूबसूरत मूर्तियां देश भर में जानी जाती हैं। विष्णुपद मंदिर के झरोखों से ही गया की ठुमरी की बानी पहले सुनने को मिली। यहाँ के पंडों और गयावाल ने ही इस ध्वनि को आगे बढ़ाया।
सजन तुम रूठ गए बातों बात में बीत गई रात, बीत गई रात, बीत गई रात, गया एक ज़माने में ठुमरी और हारमोनियम का सीट था, और वहाँ था जो रात भर मैंने कहते हैं वो गयवाल पंडे जो थे वो खुद गाना बजाना, उसमें कोई बहुत निष्णात हारमोनियम वादक हुए कई, और उन लोगों का दूसरा कोई व्यसन नहीं था म्यूजिक छोड़ के। अब माधवलाल कटरियार एक हो गए पंडा, जो 35,000 गिन्नी उन्होंने बाजा सीखने और ठुमरी में गंवा दिया। गया में ऐसे हिंदुस्तान के कोई कलाकार नहीं है जो गया नहीं आए। बड़े से बड़े छोटे छोटे कलाकार गया आए, और 6-6 महीने तक एक एक गायक आके ये लोग उनकी सेवा करते थे। फिर आसपास पे जो राजे रजवाड़े थे, टिकाड़ी, मकसूदपुर और कई कई जगहों में, तो वो लोग भी उनको बुलाते थे या जाते थे। ठुमरी के शब्द से लगता है ठुमकना। ये श्रृंगार रस का गीत है। ठुमरी जब गायक लोग गाते थे तो वो भाव तो बतलाएंगे नहीं, नर्तक तो है नहीं, लेकिन वो अपने गले से, आवाज़ से उसकी सारी बातों को, भावों को उसमें पिरोते थे। तो इसमें भक्ति संगीत भी है। शब्दों के साथ स्वरों की चयन, ये गया घराने की विशेषता है। ऐसी ठुमरी हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है। बिहार में आज भी लोग दंत कथाओं पर आधारित लोकनाट्य शौक से देखते हैं। बिहार की असंख्य लोक परंपराएं हैं। बिहार और नेपाल के सीमांत पर सुदूर क्षेत्र से धीमी सी थारू धुन आज भी सुनाई देती है। पहले ज्वाइंट परिवार था, बहुत लोग एक परिवार में रहते थे। एक ठो खेत में 7 गो 8 गो कम से कम हल चलता था। तो उस समय होड़ पर लोग बिरहनी गाते थे। यहाँ हमारे यहाँ कोई गा रहा है, वहाँ भी कोई गा रहा है, लेकिन अब एकदम अलग अलग लोग हो गया है। एक ठो हल चला रहा है तो कौन सी गाएगा? शहरीकरण, बदलती अर्थव्यवस्था और बदलता समाज, बदलाव की इस आंधी में कुछ पुरानी परंपराएं बिछुड़ चुकी हैं, पर कई सारी लोक परंपराएं नए रूप लेकर आज भी जीवित हैं। बिहार की मिट्टी सुनहरी है। विराट साम्राज्य, क्रांतिकारी विचार, नए सुधारवादी धर्म उपजाती है। शास्त्रीय संगीत और लोक कला का अनोखा संगम, आवाम की आवाज, लोकतंत्र की धारा और अलग अलग धर्मों के रंगों से रची बिहार की धरती। बिहार ने न सिर्फ हिंदुस्तान को नई दिशा दिखाई है, पर पूरे विश्व को ज्योति दी है। और आज अपनी परंपरा और संस्कृति को समेटे हुए बिहार तेज रफ्तार से भविष्य की तरफ
बुलंद कदम बढ़ा रहा है। बिहार की सुनहरी धरती भविष्य में भी नई सोच को जन्म देकर पूरी दुनिया को नए रास्ते दिखाएगी। बाजू बंद खुली खुली जा, बाजू बंद खुली खुली जा, बाजू बंद खुली खुली जा, सबरिया ने जादू डाला, बाजू बंद खुली खुली जा, जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया भरी भरी मारा भरी भरी मारा अचरा उड़ी उड़ी जा, अचरा उड़ी उड़ी जाए, बाजू बंद खुली खुली जाए, बाजू बंद खुली खुली जाए, बाजू बंद खुली खुली जाए, सबरिया ने जादू मारा रे, जादू मारा मारा, जादू मारा सबरिया ने, सबरिया ने जादू गाया।